अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ कहानी अजब इंतकाम का दूसरा हिस्सा। उसे अपनी कुव्वत बिनाई पे विश्वास नहीं हो रहा था। इसके सामने एक अजीब व गरीब मंजर था। इसे अच्छी तरह से याद था कि दरख्तों की शाखों ने उसे उछाल कर कब्रिस्तान के ऐन वस्त में इस जगह ला फेंका था जहाँ कुछ अरसे कबल इसने दोस्तों के साथ मिलकर एक दोस्त की सुतीली बहन को गड़ा खोद के दबाया था। वो जानता था कि इसका सिर्फ कसूर ये था कि वो उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन वो नहायत ही शरीफ और इज़्ज़तदार लड़की थी। वक्त आखिर तक वो इनसे अपनी असमत की भीख मांगती रही, मगर जब भाई को इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते वक्त एहसास नहीं हुआ तो भला दोस्तों को क्या खाक होता। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हर तरफ यूं रोशनी फैली हुई थी जैसे दिन निकल आया हो। ये एक वसी और अरीज मैदान था जहाँ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोशनी के फूटने की भी कोई सिमत दिखाई नहीं दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे चारों सिमतों से, आसमान की वसअतों और ज़मीन की गहराइयों से, हर जगह से रोशनी फूट फूट के निकल रही हो। तभी यख मौसम में इंतहाई गर्मी फैलने लगी। इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। इसे यूं लगने लगा जैसे कोई गर्मी की शिद्दत से इसका शरीर पिघल कर पानी पानी हो जाएगा। प्यास की शिद्दत से उसे महसूस होने लगी। तभी इसकी निगाह दूर, बहुत दूर किसी पे जा ठहरी। वो एक लड़की थी जो सर पर बड़ा सा मट्टी का घड़ा जैसा बर्तन उठाए चली आ रही थी। वो बेशक बहुत दूर थी, लेकिन उसे वाज़े तौर पे दिखाई दे रही थी। इस लड़की ने राजस्थानी लड़कियों जैसा लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। यही नहीं, इसने अपने चेहरे पे नकाब किया हुआ था, लेकिन इतनी दूर से भी इसे यूँ लग रहा था जैसे इस लड़की का चेहरा इसे वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा हो। इसका नाम ज़गीम था। वो बीएससी पार्ट 2 का स्टूडेंट था। इसका शुमार इंतहाई तेज़ तरीन और लायक स्टूडेंट्स में होता था। यही नहीं, वो शक्ल सूरत से भी काफ़ी प्यारा था। यही वजह थी कि ये कितनी ही अल्लड़ मुटियारें इसके आसपास भटकती दिखाई देती थीं। ज़ाहिरी तौर पे वो उन्हें लिफ्ट नहीं देता था, लेकिन बातनी तौर पे इसके गंदे जहन में इनके लिए अजीब अजीब और नहायती घटिया प्लान बनते थे। यही वजह थी कि कितनी ही मासूम और अनजान लड़कियां इसके हाथों से अपनी असमत दरी करवा चुकी थीं। उसे शदीद प्यास का एहसास होने लगा था। तब भी उसने बिना सोचे समझे इस लड़की की तरफ सरास से दौड़ना शुरू कर दिया। वो जितनी स्पीड से दौड़ सकता था दौड़ रहा था। उसकी सांसें धुकनी की मानिंद चल रही थीं। गिरते पड़ते बिलाखिर इस लड़की के करीब पहुंच के रुक गया। लड़की इससे बेखबर आगे आगे चल रही थी। सुनो प्लीज़, मुझे पानी पिला दो, उसने बेमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। लड़की इसकी बात सुनकर रुक गई, लेकिन इसने पीछे मुड़ के ना देखा। मुझे पानी चाहिए प्लीज़, वो दोबारा इल्तिजाई अंदाज में तकरीबन चीखा। लड़की ने इसकी तरफ देखे बगैर सर से घड़ा नुमा इस बर्तन को उतारा। वो बर्तन घड़े जैसा था, लेकिन घड़ा नहीं था। वो गोलाई की बजाय लंबूतरी शक्ल का था और एक घड़े से तकरीबन 2 गुना बड़ा और चौड़ा भी था। ज़गीम को हैरानगी भी हुई कि एक नौजवान लड़की ने पानी से भरा इतना बड़ा बर्तन को इतने आसानी से सर पे कैसे उठाया हुआ है। लेकिन खैर, उससे आमों से गर्ज है ना कि गुठलियों से। वो जल्दी से इसके सामने जाके बैठ गया और हाथों को इस तरह मिलाया कि इस बर्तन से निकलने वाला पानी सीधा इसके मुंह में जाए। लड़की ने इस बर्तन को थोड़ा उल्टाया तो पानी तेज़ी से गिरने लगा। ज़गीम ने सरात से बड़े बड़े घूंट पीने शुरू किए, लेकिन अभी इसने 2-3 घूंट ही भरे होंगे कि वो खांसता हुआ एकदम पीछे हटा। वो जान चुका था कि इसने पानी नहीं बल्कि कोई गर्म और गाढ़ा सियाल मादा पिया है, जिसकी वजह से उसको उबकाई आनी शुरू हो गई थी। जब उसने इस बर्तन की तरफ देखा तो इसमें से पानी की बजाय खून गिर रहा था। तभी इसकी निगाह लड़की के चेहरे पर पड़ी तो खौफ से इसके पैरों तले से ज़मीन सरक गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे उन्होंने अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से मार दिया था। इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे अटक कर रह गया।
खौफ से इसके हाथ पैर फूल रहे थे। इस बर्तन से खून यूं सरास से निकल रहा था जैसे किसी ट्यूबवेल से पानी निकलता है। वो खून ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खून तेज़ी से इधर उधर फैलना शुरू हो गया था। इस लड़की ने ज़ोर ज़ोर से कहे कहे लगाने शुरू कर दिए और अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर ज़गीम अपनी तमाम तर हिम्मत यकजा करके जिस तरफ मुंह लगा दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो एक जगह चकरा कर गिरा। तभी इसने उठकर भागना चाहा तो इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसके पैरों में आहनी जंजीरें डाल दी हों। तभी इसका जिस्म वापस खिंचने लगा। वो ख़ुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, लेकिन सब कुछ बेसूद था। एक पलक झपकने में उसी जगह पहुंच गया जहां लड़की से इसने पानी मांगा था। इस लड़की ने अभी तक इस बर्तन को इसी तरह पकड़ा हुआ था। खून सरास से बह रहा था। इसका पूरा शरीर खून में लथपथ हो चुका था। हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे खून का सैलाब आ गया हो। वो उठ के भागने की कोशिश करता तो फिसल के फ़ौरन इस खून के सैलाब में गिर जाता। बेवकूफ़, भाग कहाँ रहे हो? लड़की ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा। इतनी दूर से तुम भागते हुए यहाँ तक आए और मुझसे पानी मांगा। अब पियो इसे वरना जान से मार दूंगी। प्लीज़ मुझ पे रहम खाओ, ज़गीम ने रोते हुए इल्तिजा की। बस इतनी जल्दी हार मान गए? लड़की ने उसे हैरत से देखते हुए कहा। मर्द तो कभी नहीं हार मानता ही नहीं। कैसे मर्द हो तुम जो इतनी जल्दी हार मान गए? इस वक्त तो काफ़ी मर्दानगी दिखा रहे थे, बस निकल गई सारी हवा। मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ज़गीम ने एक बार फिर इल्तिजा की। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी सज़ा भुगतना लाजिम होता है। लड़की ने कहर आलूद निगाहों से घूरते हुए हाथ में पकड़े हुए बर्तन को ज़ोर से ज़मीन पे दे मारा। दूसरे ही लम्हे जैसे ज़मीन के अंदर से लावा उबल पड़ा। ज़मीन पर फैला लहू तेज़ी से गर्म होने लगा। यूं लग रहा था जैसे ज़मीन के नीचे दोज़ख की आग के अलाव जला दिए गए हों। ज़गीम तड़प के रह गया। इसने बामुश्किल तमाम भागना शुरू कर दिया। हर दूसरे या तीसरे कदम पर वो मुंह के बल गिर जाता और इसके हलक से चीख बुलंद होती। वो लड़की खा जाने वाली निगाहों से इसे घूरे जा रही थी। इसकी हालत ज़ार पर इसे कतन रंज नहीं हो रहा था, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे इसे तस्कीन मिल रही हो। लहू आहिस्ते आहिस्ते ज़्यादा गर्म होने लग गया था। ज़गीम की फलक शिगाफ चीखें दूर दूर तक फैल रही थी। कोई सुनने वाला नहीं था। वो बार बार मुड़ के लड़की से ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। तभी लहू से बुलबुले से उठने शुरू हो गए। ज़गीम ने खुद को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी धड़ाम से लहू के सैलाब में जा गिरा और इसकी चीखें तक दब कर रह गईं। नवाब सोराब खान को यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो कुछ देखा है वो उनकी नज़रों का धोखा है, फिर एक वाज़े और सच्ची हकीकत है। इनकी बेटी की तस्वीर यूं लग रहा था जैसे आंखें झपका आ गई हैं। वो नवाब सोराब खान ने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसला और दोबारा इसी तस्वीर की तरफ बगौर देखा। फिर वही वैसा ही मंज़र इनकी निगाहों के सामने था। इस बार इस मंज़र में इजाफा हुआ। इस तस्वीर के लबों पे जंबिश हुई। आप सही कहते हैं पापा, एक अदीब कभी भी जल्दबाज और अनापरस्त नहीं होता। इनकी समाज से सरगोशी टकराई। ये आवाज़ भला वो कैसे फरामोश कर सकते थे? ये आवाज़ तो इनकी चहेती शहज़ादी की थी जिसे गुज़रे बेशक पूरा एक बरस बीत चुका था, लेकिन इसकी याद आज भी इनके रगो पै में ज़िंदा थी। तुम कहाँ हो मेरी बच्ची? नवाब सोराब खान ने तड़प कर इधर उधर देखा और व्हील चेयर से उठ खड़े हुए। तस्वीर में दोबारा सरगोशी हुई। नवाब सोराब खान ने फ़ौरन मुड़ के तस्वीर की जानिब देखा और धीरे धीरे चलते हुए तस्वीर के पास जा पहुँचे। ये सब क्या है? नवाब सोराब खान ने पहली बार तस्वीर के पास पहुँच के सरगोशाना अंदाज में पूछा। अपनी जगह पे बैठ जाओ, इस तस्वीर में देखना शुरू कर दीजिए। तस्वीर के लब हिले और एक बार फिर इसकी समाज से आवाज़ टकराई। सब कुछ आपके सामने जाहिर हो जाएगा। आज मेरे इंतकाम का दिन है। खबीस को सज़ा मिल चुकी है, 3 बाकी रह गए हैं। अब उनकी बारी है। जब तक आप यहाँ सब कुछ देखेंगे तब तक मेरा इंतकाम अपने अंजाम को पहुँच चुका होगा। इसके बाद हिलते लब एकदम साख्त व जामिद हो गए। नवाब सोराब खान हैरत के समंदर में गर्क
सब कुछ देख और सुन रहे थे। हुक्म की तामील करते हुए मुड़े और अपनी व्हीलचेयर पर बर्जमान हो गए और इनकी निगाहें मुतवातिर इस तस्वीर पर मरकूज़ थीं। तभी उन्होंने देखा कि सामने लगे फ्रेम में तस्वीर ने रंग बदलना शुरू कर दिया। यूँ लग रहा था जैसे इस तस्वीर में पानी का सैलाब शुरू हो गया था। तब भी कुछ मंजर इस पर आया होनी शुरू हो गए। उसके बाद एक फ़िल्म शुरू हो गई जिसका एक एक पार्ट नवाब सोहराब खान को हैरत के समंदर में गोता जन करने के लिए काफ़ी था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।